स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल 0 to Z इंग्लिश। देखिए, इसमें डिफरेंट चीज़ें हम पढ़ा चुके हैं आपको, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो को पूरा देखा करें ताकि कंटेंट आपको पूरा समझ में आए। जब कंटेंट पूरा समझ में आएगा तभी आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो अभी चल रहा था क्लॉज में मैंने आपको प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज बताया, काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताए, और डिफरेंट क्लॉज मिलके किस तरह से क्लॉज और सेंटेंस बनते हैं। कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब के साथ होता है, और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से कोऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ती है। प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज दोनों स्वतंत्र रूप से अपना अर्थ प्रकट करते हैं, और दे आर इंडिपेंडेंट टू क्लियर देयर सेंस, बट द डिफरेंस ओनली बिटवीन प्रिंसिपल क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज इज द कोऑर्डिनेट क्लॉज इज connected with a coordinate conjunction, and I have already told you in the previous video about how to recognize, how to find out the coordinate conjunctions. हालांकि मैं आपको सभी तरह के conjunctions पढ़ा चुका हूं मेरे पिछले वीडियोस में। और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज मेरे चैनल का जो लोगो है, आप 0 to Z इंग्लिश डालेंगे इस तरह से, ZERO0 TO2 ZEDZ ENGLISH। जब ये आप YouTube या Google पे डालेंगे 0 to Z इंग्लिश, पूरा स्पेलिंग लिखना है, तो सरस्वती माता का लोगो आएगा। लोगो पे क्लिक करेंगे, मेरा चैनल खुलेगा, उसमें ऑप्शंस मिलते हैं, होम, वीडियोस, कम्युनिकेशन। तो उसमें वीडियो वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो मेरे लाइन से सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे। इसलिए पहले मैंने जो क्लॉज पढ़ाया है, ट्रांसलेशन, वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी कुछ पढ़ाया है वो सब उसमें आपको मिलेगा। कुछ भी कंटेंट आपको चाहिए मेरे पूरे वीडियोस में मिलेगा। इसके अलावा मैं आज पढ़ा रहा हूं आपको काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं हम प्रीवियस वीडियो में। आज हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज होता क्या है, मैंने बताया था, अ क्लॉज दैट डिपेंड्स on principal clause to clear its meaning, that is subordinate clause, and it is connected with a subordinate conjunction. subordinate conjunction के थ्रू ये कनेक्ट होती है और अपना सेंस क्लियर करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड करती है, that is subordinate clause। तो देखिए, जैसे सेंटेंस है he told me, प्रिंसिपल क्लॉज, that she was not at fault, कि उसकी गलती नहीं थी। अब ये सेंटेंस तो पूरा नहीं है सेंस में, कि उसकी गलती नहीं थी। अब की हटा दे तो सेंस पूरा होता है, उसकी गलती नहीं थी, लेकिन दैट शब्द जो कंजंक्शन जुड़ा है उसके साथ ही इसका मीनिंग निकालना पड़ेगा कि उसकी गलती नहीं थी। दैट मीन्स ये सेंटेंस अपना सेंस क्लियर नहीं कर रहा है। क्वेश्चन उठता है कि क्या, तो ये सेंटेंस मिलाने, प्रिंसिपल क्लॉज मिलाने से ही इसका सेंस क्लियर होता है कि उसने मुझे बताया कि उसकी गलती नहीं थी। अब देखिए, सबऑर्डिनेट क्लॉज के काइंड्स क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। अब एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन मैं सभी कुछ बता चुका हूं आपको। पहले नाउन की बात करेंगे। नाउन मीन्स किसी दुनिया में किसी भी चीज का नाम नाउन कहलाता है। ओके, जैसे कोई भी चीज है तो वो नाउन कहलाएगा। अब नाउन क्लॉज की डेफिनेशन सिंपल है, इसके डेफिनेशन में ही इसका मीनिंग छिपा है। देखिए, the clause that is used at the place of a noun is called subordinate clause। ओके, एक नाउन की जगह जो क्लॉज यूज होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। आगे फिर दोबारा समझते हैं। the clause that we get with a question word what। अगर हम प्रिंसिपल क्लॉज में what लगा दें तो उसका जवाब जो होगा, what लगाने से अगर रिस्पॉन्स मिलता है तो दैट इज सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। वाट लगाने से, प्रिंसिपल क्लॉज में वाट लगाने से जो आंसर मिलेगा, अगर आंसर मिलता है तो 100% दैट इज सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। जैसे ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, तो तुरंत दिमाग में क्वेश्चन आता है, क्या बताया, राइट? उसने ये बताया दैट शी वॉज नॉट अ फॉल्ट, कि उसकी गलती नहीं थी। दैट मीन्स इट इज सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। वेरी सिंपल। तो जब किसी प्रिंसिपल क्लॉज में व्हाट लगाने पर आंसर मिले, दैट इज सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। ओके, वेरी सिंपल। तो ये दो डेफिनेशन
दैट इज वेरी सिंपल। और दूसरी डेफिनेशन आपको ज्यादा अच्छे से समझाती है। ही टोल्ड मी व्हाट, क्या बताया उसने, दैट शी वॉज नॉट एट फॉल्ट, कि उसकी गलती नहीं थी, दैट इज सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। ओके, तो इस तरह से ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज होता है, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दैट ही वुड कम, कि वो आएगा, इज अनसर्टेन। अब देखिए इज अनसर्टेन, यहां पर सबऑर्डिनेट क्लॉज इधर आ गया, दैट ही वुड कम इज अनसर्टेन, राइट। तो इससे पता चला है कि इज अनसर्टेन अनिश्चित है। व्हाट इज अनसर्टेन, क्या निश्चित है, तो जो जवाब मिलेगा दैट इज सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज, ये अनिश्चित है, दैट ही वुड कम, वो आएगा ऐसा निश्चित नहीं है, श्योरिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, अनिश्चित है, अनसर्टेन है, राइट। अब ये इस तरह से भी बन सकता है कि इट इज अनसर्टेन दैट ही वुड कम, इट इज अनसर्टेन प्रिंसिपल क्लॉज दैट ही वुड कम, या ऐसे बन जाएगा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज पहले लाओ, दैट ही वुड कम इज अनसर्टेन। ओके, अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, अभी देखिए, अभी हमने पढ़ा कि सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज क्या होता है। तो व्हाट का रिस्पॉन्स जब प्रिंसिपल क्लॉज में मिलता है, दैट इज सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज में ही कुछ क्लॉज ऐसे होते हैं जैसे अ क्लॉज इन प्लेस ऑफ अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब के सब्जेक्ट के स्थान पर कोई नाउन क्लॉज आती है तो वो होगी सब्जेक्ट टू अ वर्ब, सबऑर्डिनेट क्लॉज, सब्जेक्ट टू अ वर्ब, एक वर्ब का सब्जेक्ट बन के प्रस्तुत होती है सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। कैसे, देखिए, when he will return is unknown, तो देखिए it is unknown, यह है प्रिंसिपल क्लॉज, इसमें इट को मान लो कि वो गुप्त है, is unknown, it is unknown, okay, what is this, principal clause, okay, प्रिंसिपल क्लॉज है, इट इज अननोन। अब देखिए यहां पर इट की जगह इज शब्द ही आ रहा है, लेकिन यहां सब्जेक्ट इट ना आकर इज बन गया है, इज अननोन, तो ये हो जाएगा। और इसके जवाब में जो मिलेगा, जैसे इज अननोन, व्हाट इज अननोन, तो जवाब है व्हेन ही विल रिटर्न, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। तो ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज सब्जेक्ट टू द वर्ब होगा, सब्जेक्ट टू द वर्ब, क्योंकि ये वर्ब जो है इट की जगह यूज हो गया, यहां पर ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, दैट इज व्हाई ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज सब्जेक्ट टू अ वर्ब है, क्योंकि इसके जवाब में जो आएगा वो है, जैसे इट इज अननोन, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब होगा व्हेन ही विल रिटर्न, वो कब लौटेगा, ये अननोन है, राइट, ये अज्ञात है कि वो कब लौटेगा, तो इसका जवाब है व्हेन ही विल रिटर्न, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, सॉरी, ये यहां पर सब्जेक्ट की जगह ये वर्ब का काम कर रहा है। इट इज अननोन, व्हाट इज अननोन, जैसे व्हेन ही विल रिटर्न। अब अगर हम इसे सब्जेक्ट टू अ वर्ब क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इज से पहले इट की जगह हम इस सेंटेंस को लिख दें, जैसे व्हेन ही विल रिटर्न, व्हेन ही विल रिटर्न, ये हो गया सब्जेक्ट, इज अननोन, इज अननोन, ये हो गया प्रिंसिपल क्लॉज। तो इस वर्ब का ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, इसलिए ये सब्जेक्ट टू अ वर्ब है, अंडरस्टूड। क्योंकि अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो इज से पहले, हेल्पिंग वर्ब से पहले एक सेंटेंस में सब कुछ सब्जेक्ट होता है, राइट, जैसे अ रेड पेन इन माई बैग वॉज योर्स, तो वाज से पहले अ रेड पेन इन माई बैग क्या है, सब्जेक्ट है, वॉज है हेल्पिंग वर्ब, इन माई बैग ऑब्जेक्ट। इसी तरह से व्हेन ही विल रिटर्न सब्जेक्ट, इज अननोन हेल्पिंग वर्ब, और ये है अननोन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो व्हेन ही विल रिटर्न ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस वर्ब के लिए, इसलिए ये सब्जेक्ट टू अ वर्ब, सबऑर्डिनेट क्लॉज सब्जेक्ट टू अ वर्ब, ये इसका नाम है, अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब। तो अ नाउन क्लॉज इन प्लेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ फाइनाइट वर्ब,
फाइनाइट वर्ब क्या है? एक सेंटेंस जिसमें सिंपल एक फाइनाइट वर्ब होती है जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बिना ऑब्जेक्ट के फाइनाइट वर्ब लिखी नहीं जा सकती। जैसे राम फ्लाइज, तो राम तो उड़ता नहीं है, जरूर इसके आगे एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो फ्लाई यहाँ पर फाइनाइट वर्ब हो गई। राम फ्लाइज अ काइट। अगर हम कहें बर्ड फ्लाइज, तो यहाँ पर ये वर्ब सेम है लेकिन हो गई नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड? मैं नॉन फाइनाइट्स भी पढ़ा चुका हूँ, फाइनाइट्स भी पढ़ा चुका हूँ। अब देखिए, जहां पर सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो, वो सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट टू द वर्ब कहलाएगा। ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब कहलाएगा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। तो देखिए, आई आस्क्ड हिम, प्रिंसिपल क्लॉज, व्हाट यू आस्क्ड हिम, जवाब है व्हाट ही वांट्स, वो क्या चाहता है। अब देखिए, आई आस्क्ड हिम, आस्क्ड मेन वर्ब है, इसके बाद जो जवाब मिल रहा है वो यहां ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, राइट। तो जब किसी वर्ब के बाद जो चीज आती है वो ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट आई, आस्क्ड वर्ब, उसके बाद सारा ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस का यही रूल है। जैसे राम इज गोइंग होम, तो राम इज गोइंग वर्ब, राम सब्जेक्ट और होम मतलब ऑब्जेक्ट। इसी तरह से इसके बाद आई आस्क्ड हिम व्हाट ही वांट्स। तो यहां पहले सेंटेंस में व्हेन ही विल रिटर्न सब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है इज अननोन, इसलिए ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज है सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। यहां पर आई आस्क्ड हिम, इसके बाद ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज आ रहा है, ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई, आस्क्ड मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही सेंटेंस का रूल है। तो ये सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रहा है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब है। आस्क्ड ये इससे रिलेटेड है, यहां पर सब्जेक्ट टू अ वर्ब है। व्हेन ही विल रिटर्न अननोन, इज से रिलेटेड है। तो ये सब्जेक्ट टू अ वर्ब और ये ऑब्जेक्ट टू अ फाइनाइट वर्ब। ये पूरा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज इज आस्क्ड फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड है और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अंडरस्टूड? आगे आपको हम इंफिनिटिव्स वगैरह भी पढ़ाएंगे कि सब्जेक्ट टू एंड इंफिनिटिव, जीरन, ये जो आएगा सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज में। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। आप पूरा वीडियो देखें और प्लीज सब्सक्राइब करें, जो अच्छी चीज है उसको आगे शेयर भी करें। और अगर आपको कुछ गलत लगता है, कुछ और इंप्रूवमेंट कराना है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। Thank you so much for being with us and have a very good day. Jai Maa Saraswati.